हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसके पहले हमने क्लास में देखा था कि राज्यसभा का गठन, संसद में हमने राज्यसभा पढ़ा था। राष्ट्रपति को बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं, उसे आप नहीं देखे हों तो ज़रूर देखिए। राष्ट्रपति को ज़रूर देखने के बाद आप राज्यसभा देखें। और हम इसमें आज नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे संख्या है लोकसभा की जो संख्या है राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में, तथा जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उनकी नियुक्ति संबंधी, उनके कार्यकाल, वेतन, भत्ते, उनके अधिकार, और जो संसद में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हें देखेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें देखेंगे, और इसमें हम प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं उन्हें भी हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं संसद लोकसभा में। लोकसभा दोस्तों, लोकसभा को हम निम्न सदन अर्थात निचली सदन भी कहते हैं। या दोस्तों, इसमें जो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वह अधिकतम 552 निर्धारित की गई है। अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या 552 हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। जबकि अगर हम देखें तो इसमें से राज्यों में राज्यों में 530 सदस्य निर्धारित किए गए हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरी में कुल सदस्यों की संख्या 20 निर्धारित की गई है, जबकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 2। दोस्तों, इसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है, और तो इस प्रकार से कुल सदस्यों की संख्या हो जाती है 552। तो दोस्तों, अधिकतम सदस्यों की संख्या संविधान में 552 निर्धारित की गई, जबकि 530 राज्यों से और 20 संघ शासित प्रदेशों से 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या जो 2 सदस्य होंगे वह आंग्ल भारतीय समुदाय दोस्तों, आंग्ल भारतीय समुदाय से मतलब होता है कि ऐसे अंग्रेज
जो भारत में अभी भारत में हैं या पेशेवर के रूप में या किसी व्यवसाय के रूप में भारत में रहते हैं और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा, यदि राष्ट्रपति को लगे कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह 2 लोगों को ऐसे मनोनीत कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या। इसे हम साफ कर दें तब चलिए इधर देख लेते हैं वर्तमान सदस्यों की संख्या। दोस्तों लोकसभा में वर्तमान में जो सदस्य हैं वह 545 है। 545 वर्तमान में जो सदस्य हैं लोकसभा में उनकी संख्या है। और इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से हैं 530 राज्यों से। दोस्तों इसमें 530 सदस्य अभी वर्तमान में राज्यों से हैं तथा 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से। संघ शासित प्रदेश। तो दोस्तों 530 जो राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के। दोस्तों लेकिन इसमें अब कुछ परिवर्तन आ गया है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़कर हो गए हैं। जैसे एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और एक जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसमें अब अंतर आ गया है। जैसे लद्दाख में एक लोकसभा के सदस्य होंगे और कश्मीर में 5 सदस्य। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अगस्त 2019 के पहले राज्य होते थे, कश्मीर एक ही राज्य था, उसमें से अलग करके अब लद्दाख को तथा जम्मू और कश्मीर को एक नया राज्य, एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है। तो इन दोनों में जो कुल लोकसभा के सदस्य होते हैं वह 6 हैं। तो अब इसमें से हम 530 में से 6 तो हटा देंगे, 6 हटा देंगे तो इसमें कुल सदस्य जो हो गए वह 524 बचे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो लोकसभा में वर्तमान में सदस्य हैं वह 524 हैं। अभी यह अपडेट नहीं किया गया है पर दोस्तों हम जान सकते हैं कि अब 524 सदस्य लोकसभा में हैं जो राज्यों से हैं और जब इसमें 13 थे इसमें 6 जुड़ गए तो 13 6 19। अब दोस्तों इस प्रकार से 524 सदस्य लोकसभा में हैं राज्यों से और 19 सदस्य संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से, और दोस्तों 2 सदस्य जो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे अब वह मनोनीत नहीं किए जाएंगे। यह 2020 से मनोनीत नहीं किए जाएंगे क्योंकि 10
दिसंबर प्लस 10 दिसंबर को लोकसभा में एक नया विधेयक पारित हुआ, जिसमें 10 सालों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया है लोकसभा सीटों में, विधानसभा सीटों में। तो उसमें से एक और विधेयक जुड़ा हुआ था उसमें कि 2 जो लोकसभा सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, उन्हें भी अब बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किए जा सकते हैं। अब नियम बदल चुका है। इसे 126वें संविधान संशोधन 126वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों, अब वर्तमान समय में लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किए जाएंगे। अब यह नियम बदल चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखें तो वर्तमान समय में 524 सदस्य संसद में, लोकसभा में राज्यों द्वारा आते हैं और 19 सदस्य संघ शासित केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे वह अब बंद हो चुका है, प्रथा समाप्त किया जा चुका है। इस प्रकार से वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 545 है, अधिकतम संख्या 552 है। दोस्तों, इस प्रकार जो 2 सभा सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उन्हें अब बंद कर दिया गया है। ध्यान देखने वाली बात है दोस्तों। इसे 126वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। दोस्तों, यह हाल की परीक्षाओं में जरूर आएगा, इसे जरूर याद रखें, कहीं भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी सरकारी जो लोकसभा की वेबसाइट है उस पर अपलोड नहीं किया गया है, अभी परिवर्तन नहीं किया गया है, पर लेकिन हम देख सकते हैं कि ऐसा ही होगा। दोस्तों, अब हम आते हैं लोकसभा के निर्वाचन पर। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है उसे हम देखते हैं। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा होता है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं है। आनुपातिक प्रकार से, इसी प्रकार से जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर इनका चुनाव नहीं किया जाता है, इनका चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन पर किया जाता है। दोस्तों, इनकी जो 1971 की जनगणना के अनुसार इनके जो सीटों का निर्धारण किया गया था वह 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था। लेकिन अभी भी यह प्रक्रिया 1971 की जनगणना के अनुसार ही चल रही है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी 10 लाख की जनसंख्या पर किया जा रहा है इनका सदस्यों का चुनाव। तो इस आधार पर अभी भी किया जाना हास्यास्पद है, पर लेकिन किया जा रहा है दोस्तों। और 10 लाख की जो जनसंख्या है, जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। यह प्रक्रिया 2025 तक 2026 तक ऐसी ही प्रणाली रहेगी। तो 2026 तक यह 10 लाख के सदस्यों का जो चुनाव है, जनसंख्या का चुनाव है, उनके आधार पर निश्चित कर दिया गया है 2026 तक लोकसभा के सदस्यों का जो संख्या है और बढ़ाई नहीं जाएगी।
दोस्तों, तो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होता है। इसमें प्रादेशिक निर्वाचन दिया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। 1971 की जनगणना के अनुसार इनके सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होते थे, 10 लाख से होते थे, उनका निर्धारण किया गया है। यह प्रक्रिया 2026 तक चलती रहेगी। जो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं बस। अब हम आते हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण दिया गया है उनके आधार पर सीटों का बंटवारा। एससी तथा एसटी के लिए आरक्षित सीट। दोस्तों, इसे इसलिए पढ़ना है क्योंकि यह अभी हाल में 10 वर्षों के लिए जो इनकी आरक्षण की सुविधा मिलती थी वह बढ़ा दिया गया है, इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों, जब 1900 संविधान जब बना था तब उस समय 10 वर्षों के लिए यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य व्यक्तियों को 10 वर्ष के लिए 1960 तक कुछ स्थान जनसंख्या के अनुपात पर इनका निश्चय कर दिया गया था कि 1960 तक कुछ सीटें ऐसे आरक्षित की जाएंगी जहां पर केवल अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसे प्रति बार हमेशा 10 वर्षों के लिए बढ़ाता जाता रहा है। 10 वर्षों के लिए बढ़ाता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि संविधान जब बन रहा था तब उस समय सोचा गया था कि इनकी जो प्रतिभागिता है वह बराबर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी आज तक बराबर नहीं हो पाया है इनकी सहभागिता, तो इसलिए 10 वर्षों के लिए हमेशा बढ़ाया जाता रहा है। तो अभी 2019 में दिसंबर 2019 में फिर 10 वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके सदस्यों की जो आरक्षण की व्यवस्था थी वह 10 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दी है। तो जो अब 25 दिसंबर 2030 तक रहेगी। तो दोस्तों, 126वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 126वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों को बंटवारे के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अतः 2030 तक, दिसंबर 2030 तक इनके सदस्यों की जो संख्या रहेगी वह आरक्षित रहेगी। तो इन्हें 2030 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, यह 126वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है, इसे अवश्य याद रखें। 126वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है, इसे अवश्य याद रखें। इसी में जो दो लोकसभा में सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उनकी भी सदस्यों की जो संख्या थी वह ख़त्म कर दी गई। अब राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत नहीं कर सकते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।
126वें संविधान संशोधन के तहत ही 126वें संविधान संशोधन के तहत ही 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति थी उसे समाप्त कर दिया गया है और 10 वर्षों के लिए SC/ST को आरक्षण दिया गया है। दोस्तों, SC/ST के लिए जहाँ भी सीट आरक्षित है वहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, बल्कि जहाँ सामान्य की सीट रहेगी वहाँ पर SC/ST के सदस्य जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। तो दोस्तों, जहाँ भी सीट आरक्षित है वहाँ भी उन्हें सीट अवश्य मिलेगी, लेकिन वहाँ पर कोई अन्य समुदाय के जो व्यक्ति रहेंगे उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, यह बताया गया है। अब दोस्तों, हम आते हैं लोकसभा सदस्यों के जो कार्यकाल होते हैं, कार्य की अवधि। दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष, लेकिन इसके पहले भी राष्ट्रपति इसे समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति को शक्ति है कि इसके पहले भी वह इन्हें समाप्त कर सकते हैं, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति इनके सदस्यों को भंग कर सकते हैं और 5 वर्ष से पूर्व ही इनकी कार्यकाल, जो लोकसभा का कार्यकाल है, वह ख़त्म किया जा सकता है। और आपातकाल की स्थिति में दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में जो लोकसभा के कार्यकाल होते हैं उन्हें हर बार 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अगर एक आपातकाल के समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार से 6 माह तक इन्हें अवश्य समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह बाद इनकी कार्यकाल खत्म हो जाएगी। अर्थात यदि आपातकाल लागू नहीं है तो उस स्थिति में 6 माह से अधिक के लिए इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है, 6 माह बाद खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा कुछ। दोस्तों, अब हम देखते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दोस्तों, जो उम्र है लोकसभा के सदस्य बनने की वह 25 वर्ष है, 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। दोस्तों, 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और वह लाभ के पद पर ना हो।
और दोस्तों वह छुआछूत तथा भेदभाव के अभाव में सामाजिक भेदभाव के अभाव में उसे अपराधी न घोषित किया गया हो। और दोस्तों लाभ का पद वही होता है जो संसद निर्धारित करे, जैसे इसमें मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और विधायक, राज्यपाल आदि जो सदस्य होते हैं वह लाभ का पद नहीं होता है। किसी स्थानीय प्राधिकरण जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें ही लाभ का पद माना जाता है इसमें। और दोस्तों संसद द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है। जो 1951 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया था, उसमें भी बहुत नियम हैं, पर इम्पोर्टेंट इतना है वह 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए तथा भारत के नागरिक होने चाहिए। और दोस्तों अगर इसमें हम और विस्तृत देखें तो 2003 के पहले जो सदस्य चुनाव लड़ते थे लोकसभा के सदस्य के रूप में, उन्हें जहाँ से चुनाव लड़ रहे हों, जहाँ से मतदान के जहाँ से उम्मीदवार हों वहाँ का उनको नागरिक होना आवश्यक था। लेकिन अब यह समाप्त कर दिया गया है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए, या वैध है कि जो जहाँ का नागरिक है वहीं चुनाव लड़ पाएगा। तो दोस्तों 2003 के पहले यह प्रक्रिया थी कि जहाँ से आप उम्मीदवार होंगे वहाँ से आपको नागरिकता अवश्य होनी चाहिए, वहाँ की नागरिकता होनी चाहिए, तभी आप उस क्षेत्र के नागरिक अगर नहीं हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन 2003 से यह ख़त्म कर दिया गया है। 2003 से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप जहाँ से नागरिक हैं वहीं के चुनाव लड़ सकते हैं। अब यह समाप्त है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे 1988 में 61वें संविधान संशोधन दोस्तों 1988 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा के जो मतदाता की उम्र होनी चाहिए वह 18 वर्ष कर दी गई है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यदि कोई भी मतदाता मतदान करना चाहता है तो उम्र उसकी 18 वर्ष होनी चाहिए, वह मतदान कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 1988 में यह प्रक्रिया बनाई गई कि जिस भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष का हो गया है, वह मतदान कर सकता है। अर्थात मतदान कर सकता है वह संसद सदस्य को चुन सकता है, विधानसभा के सदस्यों को चुन सकता है जिस भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 88 वर्ष के व्यक्ति को मतदान की उम्र निर्धारित की गई है। इसके पहले 21 साल थी। दोस्तों अब हम देखते हैं दल बदल के आधार पर जो निर्धारित की गई है नियम, दल बदल।
अब दोस्तों, दल बदल क्या है जो संविधान में दोस्तों देखें, दल बदल के आधार पर जो नियम बनाए गए हैं संसद के सदस्यों का, उनको देखें तो दल बदल परिवर्तन कानून जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची 10वीं जोड़ी गई। अनुसूची 10। दोस्तों, अनुसूची 10 जो दल बदल कानून है, इसके पहले संसद किसी भी प्रकार के जो संसद के सदस्य होते थे, विधायक के सदस्य होते थे विधानमंडल सभा में, वह अपने जो पार्टी थी उसे बदल लेते थे, चुनाव जीतने के बाद कहीं और जाते थे। तो इस प्रकार से जब विचार किया गया विशेषज्ञों को द्वारा, तो एक अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 10 52वें संविधान संशोधन द्वारा एक अनुसूची जोड़ी गई। तो इस अनुसूची में दिया गया कि यदि कोई भी सदस्य, चाहे संसद हो, विधानमंडल के हों, तो अगर चुनाव जीतने के बाद किसी भी दल में परिवर्तन करते हैं, चुनाव जीतने पर अगर अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वह अयोग्य हो जाएंगे। अर्थात अगर चुनाव जीतने के पश्चात किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वह सदस्य नहीं रह जाएंगे, संसद के सदस्य या विधानसभा के जो सदस्य होंगे उसके अयोग्य हो जाएंगे। और दूसरा देखें, दूसरा है निर्दलीय। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतता है, अगर चुनाव जीतने के बाद वह किसी पार्टी में शामिल होता है, तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी, चाहे वह मंत्रिमंडल में हो या किसी प्रकार का सदस्य हो, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और दोस्तों, इसमें तीसरा देखें, बस दोस्तों इसमें 2 ही देख लेते हैं। अगर निर्दलीय है, किसी पार्टी में शामिल होता है, तब भी उसकी समझ हो जाएगी। और अगर हम तीसरा देख लें तो तीसरा है कि यदि पार्टी द्वारा जो नियम है, पार्टी द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उनके आधार पर वह मतदान नहीं करता है। मान लीजिए ए पार्टी है, अब ए पार्टी का वह सदस्य भी है, तो ए पार्टी को अपना मतदान न दे करके, अपना मत न दे करके बी पार्टी को दो, तो इस नियम के आधार पर वह अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर काम करता है, अपनी पार्टी की बातों को नहीं मानता है, तो उसकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। अर्थात यदि अपनी पार्टी के विचारों को सम्मान नहीं करता है, अपनी पार्टी के विचारों का सम्मान नहीं करता है, तो इस प्रकार से भी उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है।
चुनाव जीतने के पश्चात अगर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तब भी समाप्त हो जाएगी उसकी सदस्यता। यदि निर्दलीय के रूप में जीतने पर किसी पार्टी में शामिल होता है तब भी समाप्त हो सकती है सदस्यता उसकी। और अपनी पार्टी के विचारों को सम्मान न करे, अपनी पार्टी के विचारों को न माने तो किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो इस प्रकार से भी। और अब इस प्रकार से हम देखें तो जो दल बदल कानून बनाए गए थे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसमें नियम निर्धारित किया गया है कि इस प्रकार से व्यक्ति को संसद सदस्य से किसी प्रकार से, चाहे विधानसभा का हो या संसद का हो, उसकी अयोग्यता खत्म की जाए, उसकी अयोग्यता हो सकती है। दोस्तों, अगर हम वेतन देखें संसद का, लोकसभा का, दोस्तों लोकसभा का वेतन जो है वह संसद सदस्य द्वारा ही बनाया जाता है, लोकसभा द्वारा ही बनाया जाता है। तो जो भी वेतन बनाया जाएगा तो उन्हें उस प्रकार से वेतन मिलेगा। और भत्ते, वेतन, भत्ते, आवास और टेलीफोन वगैरह वगैरह जो भी सुविधाएं हैं उन्हें संसद द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। और दोस्तों, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जो संसद की कार्रवाइयों को, लोकसभा की कार्रवाइयों को संचालित करते हैं दिन ब दिन की। इसमें उपाध्यक्ष शामिल होते हैं और एक प्रोटेम स्पीकर होते हैं, उन्हें हम अगले क्लास में देखेंगे। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।